नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने गुप्ता डायनेस्टी के जो फेमस सम्राट राजा हुआ करते थे, उनके बारे में पूरा पढ़ा था। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी डिस्कस किए थे। आज हम गुप्ता डायनेस्टी का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे संचालित होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गुप्तों के काल में हमने पढ़ा था कि अलग अलग राजा हुए, जैसे श्रीगुप्त हुआ, घटोत्कच हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, कुमारगुप्त हुआ, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य हुआ, स्कंदगुप्त हुआ। ये ऐसे अलग अलग विशिष्ट सम्राट हुए। उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कैसे किया, वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? गुप्तों की भी प्रशासनिक व्यवस्था अन्य राजाओं की तरह, अन्य वंशों की तरह, ये भी देवीय सिद्धांत पर काम करती थी। मतलब अपने आप को भगवान के वंशज या भगवान ही मानते थे, देवता ही मानते थे। तो ये भी देवीय सिद्धांत पर कार्य करते थे। मतलब देवीय सिद्धांत पर का राजा का पद देवीय सिद्धांत पर आधारित था। इसका जो राजा का पद था वो वंशानुगत था। मतलब पहले उसका पिता, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, उसका पुत्र, ऐसे राजा बनते थे। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो देवीय सिद्धांत पर आधारित थी। और वो कैसी थी? वंशानुगत, यानी वंशानुक्रम पर आधारित थी। इसके साथ साथ कैसी व्यवस्था थी? राजा सर्वोच्च होता था और वो वंशानुगत होता था, दिव्य सिद्धांत पर आधारित होता था। सारी सत्ता राजा में निहित होती थी। वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था की रक्षक कही जाती है। जैसे 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। ये तो इसमें वर्ण व्यवस्था की रक्षा की गई थी। मतलब सभी अपनी लिमिट्स में रहकर काम करते थे, सभी को इक्वली अधिकार प्राप्त थे। शूद्रों के साथ हीन भाव नहीं था, न ही महिलाओं की स्थिति बुरी थी। मतलब महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, शूद्र भी अच्छे थे। ब्राह्मण अपने पूजा पाठ किया करते थे, क्षत्रिय अपनी रक्षा पालन, ये सारे कार्य करते थे। तो इसमें वर्ण व्यवस्था की रक्षा का कार्य किया गया था। क्या किया गया था? वर्ण व्यवस्था की रक्षा का कार्य किया गया था। साथ ही देवीय सिद्धांत पर आधारित था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि देवीय सिद्धांत क्या था। देवी सिद्धांत मतलब खुद को भगवान का रूप या भगवान ही मानते थे, देवी देवता देवता मानते थे जो राजा। तो ये देवीय सिद्धांत पर आधारित था। इसमें जो भगवान की पूजा की जाती थी, गुप्ता भी हिंदू धर्म से संबंधित रखते थे। इससे पहले जैसे हमने वो पढ़े थे, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, अलग अलग कुषाण वंश थे, वो अलग अलग पढ़े थे ना। तो सातवाहन भी कट्टर ब्राह्मण थे और ये भी हिंदू ही थे। तो हिंदू धर्म का इस समय मतलब सनातन धर्म का विशेष विकास हुआ था। तो इसमें जैसे पहले शिव की पूजा होती थी, फिर इंद्र को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। अब इस समय गुप्तों के समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को ज्यादा महत्व दिया जाता था। हमने पढ़ा था ना, विष्णु के वाहन जो समुद्रगुप्त था उसने विष्णु के वाहन गरुड़ की मुद्राएं चलाई थी। और जो कुमारगुप्त था वो मयूर की मुद्राएं अंकित करवाता था। और स्वर्ण मुद्राएं किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई थी। तो ऐसे हमने पढ़ा था। तो ये सनातन धर्म को ज्यादा महत्व देते थे। और इस धर्म के प्रमुख, इस वंश के प्रमुख देवी देवता कौन थे? भगवान विष्णु रक्षक और पालन करता थे। और लक्ष्मी माँ को सत्ता की और राजनीति की देवी माना जाता था। विष्णु को पालन करता और रक्षक, और लक्ष्मी को सत्ता की देवी माना जाता था। क्या माना जाता था? सत्ता की देवी कौन है? राजनीतिक सत्ता की देवी माँ लक्ष्मी है और उसी की पूजा की जाती थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यह व्यवस्था मिश्रित कैसे थी? इनका प्रशासन मिश्रित कैसे था? देखिए, इन्होंने कट्टर सातवाहनों से भी सीखा, इन्होंने कुषाणों से भी सीखा, इन्होंने मौर्य वंश से भी सीखा। ये अपना शासन मौलिक रूप से न चलाकर सभी से अलग अलग रूप से कुछ न कुछ सीख कर सबका मिश्रण अपने शासन प्रशासनिक व्यवस्था में उतारते हैं और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को पीक पर पहुंचाते हैं। इनका स्थायित्व ज्यादा क्यों हो पाया? ये अखंड भारत क्यों कर पाए? मतलब पूरे भारत पर ही मोस्टली इन्होंने अधिकार क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अलग अलग वंशों से पहले सीख ली और जो उनके वीक पॉइंट्स थे उनसे पहले ही अपने आप को दूर रखा। तो ये एक मौलिक व्यवस्था न होकर इनकी जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इनमें मिश्रण था राजनीतिक व्यवस्था में, तो इनका प्रशासन
मिश्रित व्यवस्था पर आधारित था। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मिश्रित व्यवस्था कैसे थी। उसके बाद इसमें विकेंद्रीकरण की नीति थी, जैसे सामंत हमने पढ़ा था, समुद्रगुप्त के टाइम पर भी सामंत थे। कुमार गुप्त के समय हमने पढ़ा था, एक सेनापति था, 510 में वो सती प्रथा का उदय हुआ था। तो ऐसे शासन ना सिर्फ राजा में ही नहीं इतना होकर अलग अलग लेवल बटे हुए थे, और जो सामंत वगैरह थे ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का कार्य क्या करते थे, किसका कार्य क्या करते थे, विकेंद्रीकरण का। हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि उसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 क्षेत्रों पर अपना अधिकार जीत लिया, और वहां के जो छोटे छोटे राजा थे उनको जीत कर अपनी शासन व्यवस्था कैसे कर ली, मतलब ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, मतलब शासन ग्रहण भी किया, उन पर अनुग्रह भी किया और उनको मुक्त भी किया, मतलब कर वो लेते थे उनसे, और शासन वहां के सामंत या जो छोटे छोटे मतलब राजा कह लीजिए उनसे उनके द्वारा चलाया जाता था, सामंतों के द्वारा ही मेनली चलाया जाता था। तो ऐसे व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। राजा एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता था, राजा एक अलग लेवल था, और उससे नीचे छोटे छोटे अपना शासन करते थे और कर लेकर इकट्ठा करके राजा को देते थे, और शासन चलाया किसके नाम पर जाता था, राजा के नाम पर ही चलाया जाता था। तो इसकी व्यवस्था कैसी थी, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी। मंत्री हुआ करते थे, अमात्य हुआ करते थे, मंत्रिमंडल होती थी, मंत्री परिषद होती थी, जैसे हम सभी को पढ़ते हैं ना, हमने मौर्य वंश में भी ये बातें पढ़ी थी। तो यहाँ इसमें भी मंत्री थे, क्योंकि ये मिश्रण था तो उनकी कॉपी कर रहे थे, मिश्रण मिश्रण था ये। तो मंत्री अमात्य हुआ करते थे, और सबसे बड़ा पद था कुमार मात्य। ये किस पर, वंशावली मतलब वंशानुगत पद था ये, जैसे पिता फिर पुत्र ऐसे उनके राजा वो कुमार मात्य बनते थे। तो कुमार मात्य का पद मंत्री अमात्य मंत्री परिषद मंत्रिमंडल हुआ करती थी। एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता था, इसको बोलते थे देश, इसको क्या बोला जाता था, देश बोला जाता था। जैसे सौराष्ट्र एक देश था और ये छोटे छोटे देश बने हुए थे, इन सभी का एक सम्राट होता था, उसी के नाम पर शासन चलाया जाता था। तो छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हुआ करता था। एक शब्द आता है महादंड नायक। गुप्त शासन काल में जो न्याय व्यवस्था थी, जो न्यायाधीश होता था वो महादंड नायक कहलाता था। कौन कहलाता था, महादंड नायक कहलाता था। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत पुरोहित नहीं थे। इस गुप्ता डेंसिटी में पुरोहितों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेंसिटी में हम पुरोहित नहीं देखते, तो जो गुप्ता डेंसिटी थी उसमें पुरोहितों के लिए कोई पद नहीं था, पुरोहितों का कोई भी पद नहीं था। हालांकि हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कुमार गुप्त हैं वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, लेकिन एक स्पेशल पद है जैसे पुरोहितों का, जैसे सातवाहनों के बारे में हमने पढ़ा था, उनमें पुरोहितों का पद था, पतंजलि पुरोहित था उस समय। तो ऐसा इस गुप्ता डेंसिटी में कुछ नहीं था, इसमें पुरोहित का पद नहीं था। तो आई होप ये प्रशासनिक व्यवस्था है इसके बारे में आपको पता चला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राजा सर्वोच्च पद होता था, सारी सत्ता राजा में निहित होती थी, और ये पद वंशानुगत होता था। वर्ण व्यवस्था का रक्षक था प्रशासन, देव सिद्धांत पर आधारित था, विष्णु को पालन करता और रक्षक माना जाता था, और लक्ष्मी को क्या माना जाता था, सत्ता और राजनीति की देवी माना जाता था। व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था मिश्रित थी और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थी। और मंत्रिमंडल अमात्य, मंत्री परिषद, मंत्री कुमार मात्य, ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया करते थे। लेकिन सर्वोच्च कौन था, सर्वोच्च राजा हुआ करता था। छोटे छोटे क्षेत्रों को देश कहा जाता था, जैसे सौराष्ट्र एक देश था। महादंड नायक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जो महादंड नायक है उसको न्यायाधीश को कहा जाता है। इसमें पुरोहितों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमने ये गुप्ता डेंसिटी के प्रशासन के बारे में पढ़ लिया। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये हर रोज गिरता है मेरे से। उसके बाद देखिए इनके राजस्व व्यवस्था, इनके राजस्व के स्रोत क्या थे।
एक बार लिख लेते हैं हम मेन पॉइंट्स, फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था कैसी थी, राजस्व के स्रोत क्या थे? देखिए, किसी का भी प्रशासन जब तक अच्छे से नहीं चल सकता, जब तक वो आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर हमारे पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तो हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती नहीं दे सकते, वो भी कमजोर ही रहेगी। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी, वो हमने देखा था कि गुप्त क्या थे, अपने शासन का विस्तार करने के साथ-साथ कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति सभी का पूर्ण रूप से ध्यान रखते थे। तो ऐसे मतलब चरम पर थी, इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जो शासन व्यवस्था थी, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राजनीति को, कला को, विज्ञान को, संस्कृति को, इन सभी को उनके चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया था। तो इन सब कार्यों के लिए क्या क्या जरूरी था? अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी था। तो अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब हम कर लेंगे। जो गुप्त शासक थे, इनको भूमि का स्वामी माना जाता था, और भूमि का स्वामी जो अलग-अलग हिस्सों में भूमि देता था और उनसे कर लेता था, तो इनके राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? इनके राजस्व का मुख्य स्रोत था कर, जिसको भाग कहा जाता है। और इस कर और भाग को ही हमने वैदिक काल में किस नाम से पढ़ा था? बलि के नाम से पढ़ा था। किस नाम से पढ़ा था? बलि के नाम से पढ़ा था। गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहा जाता था। ये राजस्व का मुख्य स्रोत था, और ये भूमि का 1/6 होता था। कितना होता था? 1/6 होता था। ये हरण्य और मेय, ये हरण्य मतलब नगद के रूप में, और मेय मतलब अन्न के रूप में दिया जाता था। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी ने हमको भूमि दी है, तो हम उस भूमि को या तो पैसों में लेते हैं, मतलब पैसों में लेते हैं, या तो उसको नगद हरण्य पे पे करते हैं, या फिर जितने उस भूमि पर अन्न पैदा होता है, उसका कुछ भाग जिसकी वो भूमि है, उगाकर उसको दे देते हैं। तो हरण्य के रूप में यानी कि नगद के रूप में, और में यानी कि अन्न के रूप में, दोनों रूपों में कर होता था। और जो शिल्पकार होते थे, जो वाणिज्यक होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो भी राजा को कर दिया करते थे। जैसे भूमि का तो एक अलग कर हो गया 1/6, इससे अलग जो व्यापारी होते थे, शिल्पकार होते थे, जो वाणिज्यक होते थे, वो भी राजा को कर देते थे। कैसे कर देते थे? वो बेगार के रूप में कर देते थे। इसको क्या कहा जाता था? राजकर कहा जाता था, और बेगार के रूप में ये अपना कर राजा को प्रदान किया करते थे। नोट्स पढ़ते हैं। करों का भुगतान हरण्य यानी कि नगद, और मेय यानी कि अन्न, दोनों रूपों में किया जाता था। और बेगार या राजकर कौन देते थे? शिल्पकारी देते थे, या जो वाणिज्यक थे वो प्रदान करते थे। करों से संबंधित अनेक अधिकारी होते थे, जैसे भूमि कर संग्रह हेतु ध्रुवाधिकरण, भू आलेखों का संरक्षण हेतु महाक्षपटलिक, तथा कारणिक भूमि विवादों के निपटारे हेतु न्यायाधीश आदि होते थे। जैसे कर इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति जरूरी है। तो जो अधिकारी कर का संग्रह करते थे, उनको ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण जो कर का संग्रह करते थे, कर संग्रह का कार्य करते थे, उनको ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। जो भू आलेखों का संरक्षण करते थे, जैसे भूमि कर का जो लेखा जोखा रखते थे, उसको महाशप्तलिक कहा जाता था। महाशप्तलिक, महाशप्तलिक, महाशप्तलिक कहा जाता था। और जो विवादों का निपटारा करते थे, वो न्यायाधिकरण कहलाते थे। एक इम्पोर्टेंट है, भाग क्या है? भाग भूमि कर है। और भोग क्या है? राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट क्या है? भोग है। भोग क्या है? राजा को प्रतिदिन भेंट की जाने वाली
जैसे साग-सब्जी या कोई किसी ने कुछ उगा लिया, किसी ने कुछ, तो वो राजा को कुछ कुछ हिस्सा भोग के रूप में देता था। क्यों देता था? वो उसको बोलता था कि आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, मतलब हमें सुरक्षित रूप से रहने देते हैं, तो इसके लिए हम अपना कुछ हिस्सा आपको दे रहे हैं, तो उसको भोग कहा जाता था। शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्यों से मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाई थी। जो अग्रहार भूमि है मंदिर निर्माण के लिए ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या थी? अग्रहार कहलाती थी। कुछ भूमि ना, कुछ आपने देखा होगा कभी गाँव वगैरह में कुछ भूमि का कुछ हिस्सा दान दे दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये पंचायत की ज़मीन है। इस पर वो पंचायत या जो भी चाहे कुछ कर सकती है, जैसे मंदिर बनवा सकती है, तालाब बनवा सकती है, स्कूल खुलवा सकती है या अन्य कोई सामाजिक कार्य करवा सकती है। तो उस समय जो मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान दी जाती थी, वो अग्रहार कहलाती थी। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक गुप्त काल में सामंतों को भूमि दान देने की स्वीकृति नहीं थी, परंतु 6ठी शताब्दी में यह प्रथा शुरू हुई। जब स्टार्टिंग में 3री शताब्दी के अंत से शुरू हुआ था, उस समय भूमि दान देने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे 6ठी शताब्दी तक इसको भूमि को दान देने की व्यवस्था का उदय हो गया था। कब? 6ठी शताब्दी तक। 6ठी शताब्दी तक भूमि को दान देने की व्यवस्था का उदय हो गया था। और इसी समय क्या था? 6ठी शताब्दी में ही क्या था? पूर्णतः विकेंद्रीकरण हो चुका था। पूर्णतः क्या हो चुका था? विकेंद्रीकरण हो चुका था। ये थी इनकी राजस्व व्यवस्था। कैसी थी? राजस्व व्यवस्था। इस राजस्व व्यवस्था के बारे में एक बार फिर से सुनिए। जो राजा, जो गुप्त शासक था, उसको भूमि का स्वामी माना जाता था, उसको भूमि कर देना पड़ता था 1/6। और जो शिल्पकार, जो वाणिज्यिक, जो व्यापारी होते थे, वो राजकर के रूप में बेकार देते थे। जो मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान दी जाती थी ब्राह्मणों वगैरह को, वो अग्रहार कहलाती थी और जो कर होता था वो हृण्य यानी कि नगद और मेय यानी कि अन्न के रूप में दिया जाता था। ये मैंने बता दिया कि कैसे दिया जाता था। और जो कर के अधिकारी होते थे, जैसे ध्रुवाधिकरण होता था, महाशप्तलिक होता था, न्यायाधिकरण होता था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। भोग क्या है? जो राजा को कुछ चीजें भेंट की जाती हैं, उसको भोग कहा जाता है। और इसमें 6ठी शताब्दी के अंत में ये प्रथा शुरू हुई भूमि दान देने की, और तभी पूर्णतः विकेंद्रीकरण हो गया था। तभी क्या हो गया था? पूर्णतः विकेंद्रीकरण हो गया था। ये थी इनकी राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू के सोर्सेज थे। उसके बाद देखते हैं हम सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, वही 4 वर्ण थे, वही ब्राह्मण सर्वोच्च थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, इसके पॉइंट्स को हम नोट से पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा फिर इसको लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डीप है। सामाजिक स्थिति कैसी थी? गुप्त काल की समाज व्यवस्था कैसी थी? वही चारों वर्णों पर आधारित हुआ करती थी। तो गुप्तकालीन समाज व्यवस्था 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था, परंतु इनका आधार कर्म न होकर जन्म हो गया था। आधार क्या हो गया था? जन्म। जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ वो ब्राह्मण ही होगा, अपने कर्म के आधार पर। जिसको वेदों का ज्ञान है वो ब्राह्मण नहीं होगा। तो ये व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था। यहाँ तक आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। कहाँ, किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। उसके बाद देखिए, ब्राह्मण समाज का सर्वोच्च वर्ण था, परंतु इस काल में शूद्र भी सैनिक प्रवृत्ति अपनाने लगे थे। जो शूद्र हैं
वो भी सेना में शामिल होने लगे थे। इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मणों का भी उच्च स्थान था, लेकिन निम्न स्थिति शूद्रों की भी नहीं थी। जो शूद्र हैं वो भी सेना में भाग लेकर देश की रक्षा का कार्य करते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एवं वारहमहीर ने व्रत संहिता में चारों वर्णों के लिए पृथक पृथक निवास स्थानों की व्यवस्था की है। इन्होंने बताया, कौटिल्य ने और वारहमहीर ने, कि चारों वर्ण अलग अलग जगहों पर निवास करते थे। उसके बाद ज्ञान व कल्य स्मृति में शूद्रों को व्यापार, कारीगर और कृषि व्यवसाय अपनाने की भी स्वीकृति थी। ज्ञान व कल्य स्मृति एक रचना है, ये भी बताती थी, मतलब ऑल ओवर ये दिखाया गया कि 4 वर्ण थे समाज में और उन चारों वर्णों की स्थिति अपने अपने लेवल पर अच्छी थी। शूद्रों का स्थान भी निम्न नहीं था, उसको सेना में, व्यापार करने में या अपना जो भी व्यवसाय वो अपनाना चाहता है उस व्यवसाय को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वो उसका मन चाहा अपना व्यवसाय अपनाकर अपना जीवन यापन कर सकता था। अगर वो व्यवसाय अपनाएगा तो उसकी स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर स्थिति अच्छी होगी, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, तो समाज में उसकी वैल्यू भी होगी। तो ये निम्न नहीं, उच्च स्थान ही रखते थे। समानता का सिद्धांत अपनाया गया था। ह्वेन-त्सांग शूद्रों के कृषक होने का उल्लेख करते हैं। इस काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इन्हें अब रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का भी अधिकार है। इन जो ह्वेन-त्सांग थे ना, उन्होंने इनको क्या कहा है, कृषक भी बन सकते थे। जो ये ह्वेन-त्सांग है, ये बताते हैं कि जो शूद्र थे वो कृषक भी बन सकते हैं। अब उनको रामायण सुनने का और महाभारत का पाठ करने का भी अधिकार मिल गया था। और ये अधिकार छीन कब लिया था इनसे, उत्तर वैदिक काल में, जब लोहे का विकास हुआ था। हमने सारी बातें पढ़ी थी, महिलाओं की स्थिति गिरी थी, शूद्रों की स्थिति कैसे गिरी थी। उत्तर वैदिक काल में इनसे रामायण, महाभारत या वैदिक साहित्य को का जो श्रवण करने का अधिकार था, श्रवण करने का, वो छीन लिया था। उनका जो श्रवण अधिकार था वो छीन लिया था। और अब इस काल में गुप्ता डायनेस्टी में देख ली कितना टाइम पीरियड बीत गया, अब जाकर गुप्तों के शासन काल में इनको ये अधिकार वापस मिला। और ये किसने बताई ये बात ह्वेन-त्सांग कहते हैं कि वो कृषक भी बन सकते थे और इसके साथ साथ वो रामायण और महाभारत आदि वैदिक साहित्यों का भी श्रवण कर सकते थे। स्वर्ण नहीं, श्रवण, सॉरी, श्रवण कर सकते थे, श्रवण कर सकते थे। उसके बाद देखिए, मनुस्मृति में ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण तो शुरू से ही श्रेष्ठ हैं। इनको, ब्राह्मणों को पिता के समान और क्षत्रिय को पुत्र के समान बताया गया है। ब्राह्मणों को पिता के समान और क्षत्रियों को पुत्र के समान बताया गया है। उसके बाद देखिए, चांडाल चारों वर्णों में सबसे निचले स्थान पर थे। फाहियान के अनुसार चांडाल गांव के बाहर रहते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, मांस बेचते थे और खाने का कार्य भी करते थे। जो चांडाल वर्ण था उसको ना बहुत ही बुरी स्थिति में देखा जाता था। उसको अपने गांव से बाहर निकाल कर, जो बाहर का एरिया होता है, वहां रहने के लिए बोल दिया जाता था, क्योंकि वो मांस मदिरा खाते थे, शिकार करते थे, उसका पान करते थे। इसलिए इनकी स्थिति सबसे नीचे थी। इनकी स्थिति क्या हो गई थी, सबसे नीचे हो गई थी। इस काल में वर्णों का कई जातियों और उपजातियों में विभाजन हुआ था। जो वर्ण थे ना 4, अब ये उपजातियों और जातियों में विभाजित होने लगे थे। जातियों और उपजातियों में इनका विभाजन होना शुरू हो गया था। और इन्हीं जातियों में एक चांडाल जाति थी। चांडाल जाति थी, उसकी जो स्थिति थी वो निम्न थी, क्योंकि वो शिकार करने का काम करते थे। और क्या कार्य करते थे, शिकार करने के साथ साथ मदिरा पान करते थे, मांस खाते थे, मांस का भक्षण करते थे। इसलिए उनको गांव के बाहर रहने का कार्य दिया जाता था। इनकी स्थिति सबसे निम्न थी, चांडाल जाति की स्थिति सबसे निम्न थी। और वर्णों के स्थान पर, वर्णों के साथ साथ अब जाति और उपजातियां भी बनने लगी थी। कब, गुप्ता डायनेस्टी में। नरसिंह पुराण कृषि को शूद्रों का कर्म मानता है, जबकि अमरकोश अमर सिंह की एक पुस्तक है, अमरकोश, ये शिल्पियों को शूद्र मानती है। शिल्पी भी बन सकते थे और ये कृषि भी कर सकते थे। जो वैदिक काल था उस समय कृषि और पशुपालन के कार्य किया करते थे शूद्र। व्यवसाय परिवर्तन करने को स्मृति ग्रंथों में आप धर्म कहा गया है। और किस सभी को अपना व्यवसाय परिवर्तन करने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबको। गुप्त काल में वैश्यों को वणिक श्रेष्ठिन और
सार्थवाह कहा गया था। ये कृषि तथा व्यवसाय करते थे। गुप्त अभिलेखों में कायस्थ जाति का भी उल्लेख है। कायस्थ जाति का भी उल्लेख है। 2 जातियां आई हैं इस समय, एक तो चांडाल और एक कायस्थ। कायस्थ भी कौन होते थे? ये ब्राह्मणों की एक जाति थी। ब्राह्मणों की एक जाति थी कायस्थ। 2 जातियों का उल्लेख हुआ है, एक तो चांडाल और एक कायस्थ। कायस्थ जाति थी ब्राह्मण और चांडाल थी निम्न जाति। जो व्यापारी थे उनको वणिक, श्रेष्ठिन और साथर्वाह कहा जाता था। गौतम के अनुसार अग्र वैश्य पुरुष और क्षत्रिय शूद्र क्षत्रिय की संतान, जबकि स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय पुरुष और शूद्र क्षत्रिय की संतान थी। इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, फाहियान के अनुसार भारतीय समाज में शूद्रों से भिन्न एक अस्पृश्य वर्ग था जिसे चांडाल कहा जाता है। ये हमने पढ़ लिया है। और गुप्त काल में नारद स्मृति के अनुसार 15 प्रकार के तथा मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। त्रिपिटक में 4 प्रकार के और कौटिल्य द्वारा 9 प्रकार के दास बताए गए। मतलब दास व्यवस्था अभी भी थी। और जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, उसमें कितने? 9, और त्रिपिटक में 4 हैं। तो और जो नारद स्मृति थी उसमें 15 प्रकार के और मनु स्मृति में 7 प्रकार के दास हैं। नारद स्मृति में सर्वप्रथम दास मुक्ति के अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, इसमें ऑल ओवर क्या बताया गया है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी ये वर्ण पर आधारित थी। 4 वर्णों में विभाजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों की स्थिति उच्च थी। जो क्षत्रिय होते थे उनको वैश्ठिन, श्रेष्ठिन, साथर्वा लिखती हूँ मैं, सार्थवाह कहा जाता था। ये क्षत्रिय की बात है। इनको ये कहा जाता था, ब्राह्मणों की स्थिति वैसे अच्छी थी, इनको श्रेष्ठिन वाणिक और साथर्वा कहा जाता था। इनकी स्थिति भी काफी अच्छी थी, इनका भी उल्लेख मिलता है। और इसके साथ साथ जो शूद्र थे उनकी स्थिति भी अच्छी थी। इन जातियों और उपजातियों में समाज का विभाजन था। जातियों में 2 जातियों का उल्लेख इस समय हुआ है। फायान कहते थे कि जो चांडाल जाति है वो निम्न थी और कहाँ पर रहती थी? वो गांव के बाहर रहती थी, क्योंकि मदिरापान और मांस का भक्षण क्या करते थे, शिकार क्या करते थे, और इतना सफाई की व्यवस्था नहीं रखते थे, इसलिए उनको अपने गांव से बाहर रखा जाता था। गांव के बाहर उनको रहने के लिए स्थान दिया जाता था। इनके रहने के अलग अलग निवास स्थान थे। दास प्रथा भी प्रचलित थी। कौटिल्य कहते हैं कि 12 प्रकार के दास थे। त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख है। नारद स्मृति 15 प्रकार के दास कहती है। ऐसे 15 प्रकार के दास कहते, तो ऐसे इनका दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। परंतु ये कहा जाता है कि सभी को अपना व्यवसाय परिवर्तन करने का अधिकार था। व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार था। जो शूद्र हैं वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी, जैसे कृषक बनना चाहे, व्यापारी बनना चाहे, शिल्पकार बनना चाहे, वाणिज्यक बनना चाहे, वो बन सकते हैं। उनकी स्थिति निम्न नहीं थी, इस बात पर बल दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्षत्रियों की स्थिति कैसी थी।
देखिए, क्षत्रियों की स्थिति मतलब इतनी निम्न भी नहीं थी, तो इतनी उच्च भी नहीं थी। इनकी स्थिति में क्या है, धीरे-धीरे समय के साथ इनकी जो आदर्श स्थिति थी, उसमें थोड़ी गिरावट आई। इस समय बाल विवाह और सती प्रथा का उदय हुआ और क्षत्रिय धन में इसमें समर्थन किया जाता था, ये अच्छा पॉइंट है। क्षत्रिय धन के लिए मतलब जो पति होता है, उसकी संपत्ति पर अधिकार उसकी जब वो पति जीवित है तो उसका आधा अधिकार होगा, अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उस पति की पूरी संपत्ति पर उस क्षत्रिय का अधिकार होगा। तो क्षत्रिय धन का इस समय समर्थन किया गया था। वेश्यावृत्ति भी बढ़ी थी और वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। और जो विधवा विवाह है, विधवाओं की स्थिति थोड़ी निम्न थी, उनको अपना भरण पोषण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो कह सकते हैं कि स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और लेकिन एक अच्छा पॉइंट था, क्षत्रिय धन का समर्थन था, तो इतनी बुरी भी नहीं थी, लो लेवल की भी नहीं थी। हम एक बार नोट से पढ़ते हैं, तब थोड़ा और क्लियर होगा। गुप्त काल में कला और साहित्य की आदर्श नारी की स्थिति, इस काल में गिरावट आई, बाल विवाह में वृद्धि हुई। गुप्त काल में क्षत्रिय शिक्षा का प्रचलन था। शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्यायी और आचार्य शब्दों का प्रयोग किया गया था। आचार्य बोलते थे उसको, अध्यायी उपाध्यायी बोलते थे। याज्ञवल्क्य संपत्ति में पत्नी को पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है। क्षत्रिय धन का समर्थन किया गया था। ऐरण अभिलेख 510 में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें गोपराज नामक सेनापति था, उसकी पत्नी उसके साथ ही सती हो गई थी, तो सती प्रथा का भी उदय हुआ था। विधवाओं की स्थिति शोचनीय थी। नारद और पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन है। और देवदासियों की प्रथा भी थी। गणिकाओं का भी मैंने आपको उल्लेख बता दिया। ये थी क्षत्रियों की स्थिति। धार्मिक और आर्थिक स्थिति और बच गई है, उसके बारे में सुनते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से गुप्त समृद्ध और संपन्न थे। गुप्त काल में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि कर इनको भूमि कर और राज कर यानी कि बेगार प्राप्त होता था, और ये समृद्धि और संपन्नता का था। इसमें फसल वगैरह भी उगाई जाती थी, कृषि की जाती थी, 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। सिंचाई व्यवस्था भी थी। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था और वहां पर विष्णु मंदिर बनवाया था, ये इसका उचित उदाहरण है। तो सिंचाई व्यवस्था का कार्य राजा का होता था। शिल्प के लिए संगठन बनाए गए थे, शिल्प संगठन थे, और उन्हीं के माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था की जाती थी, उन्हीं के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाता था। एक बार सुनिए, आर्थिक स्थिति गुप्त काल की आर्थिक स्थिति समृद्धि और संपन्न थी। कृषि इस समय प्रमुख व्यवसाय था, जो वर्षा पर निर्भर था। कुछ सिंचाई व्यवस्था भी की जाती थी। वृत्त संहिता किसने लिखी थी? वारमहीर ने। वृत्त संहिता के अनुसार लोगों को 3 प्रकार की फसलों की जानकारी थी। कालिदास ने गन्ना और धान की खेती का उल्लेख किया।
जबकि जौ और चावल भी उगाए जाते थे। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। सिंचाई व्यवस्था थी, इसके प्रमाण में स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, और स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। गुप्त काल का स्वर प्रमुख उद्योग कपड़े का था। अमरकोश ने कताई, बुनाई, हथकरघा आदि का उल्लेख किया है। कपड़े का व्यापार होता था, इंपॉर्टेंट है। किसका व्यापार होता था? कपड़ा उद्योग, कपड़े के उद्योग होते थे इस समय। शिल्प संगठन बनाए गए थे और उन संगठनों के माध्यम से ही फिर व्यापार किया जाता था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जो व्यापारी और व्यावसायिक होते थे वो क्या करते थे, वो दान देते थे। जो सामाजिक कार्य है उनमें अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। जैसे आश्रमों का निर्माण कराते थे, सभागारों का निर्माण कराते थे, पेयजल की सुविधा करते थे और मंदिरों का निर्माण करवाते थे। जो व्यापार था वो कैसे चलता था, एक संगठन के माध्यम से चलता था। और इस समय सिक्के चलाए जाते थे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय के उपलक्ष्य में प्रारंभ किए गए थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं सेना और प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, भूमि कर, क्रय विक्रय के लिए किया जाता था। व्यापार कैसे होता था उसके बारे में सुनिए। कुमार गुप्त ने मंदसौर अभिलेख के अनुसार पटवाया श्रेणी, बुनकरों की श्रेणी, लाट अपना नाम छोड़कर पश्चिम मालवा में बस गए थे। गुप्त काल में रोमन व्यापार का पतन हुआ और दक्षिण भारत के बंदरगाह कावेरीपत्तनम, मुंजीरस और आर्केमेडु का भी पतन हुआ। मसाले विदेशी व्यापार में निर्यात की प्रमुख वस्तु थे। मसालों का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था? मसालों का व्यापार। मसालों का व्यापार होता था। दान देने की शुरुआत किसके समय हुई थी? कुषाणों के समय भूमि दान देने की व्यवस्था थी। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार, जबकि भृगु कुछ में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के अवशेष मिलते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी थी? हिंदू धर्म था। हिंदू, शैव, बौद्ध, जैन इन धर्मों का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, वाजसेन यज्ञ, ये यज्ञ करवाया करते थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा था। हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव संप्रदाय का अत्यधिक विकास हुआ था। वो हम पढ़ चुके हैं कि समुद्रगुप्त ने गरुड़ का, कुमारगुप्त ने मयूर का, और उसके बाद स्कंदगुप्त ने नंदी की मुद्राएं चलाई थी। तो ऐसे अपने धर्मों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने किया था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। ये इनके अवशेष है। गुप्त काल का प्रमुख वैष्णव मंदिर देवगढ़ था। पूर्व नाम केशवपुर, झांसी का दशावतार मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिख लीजिए। देवगढ़, झांसी का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर गुप्त काल का प्रमुख वैष्णव मंदिर है। देवगढ़, झांसी का दशावतार मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल का प्रमुख मंदिर कौन सा है? दशावतार मंदिर, देवगढ़ का, झांसी में विष्णु भगवान के समर्पण में है। शैव धर्म वैष्णव अनुयायी होने पर भी शासक शैव धर्म के प्रति सहिष्णु थे। गुप्त काल में मानव
शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा की जाती थी। शिव पार्वती की संयुक्त मूर्तियों का भी उल्लेख है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी उल्लेख है। उज्जैन का जो ज्योतिर्लिंग है ना महाकालेश्वर, उसका उल्लेख गुप्त काल में भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि कालिदास अपनी कृतियों में गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख करते हैं। स्कंदगुप्त ने बैल आकार के सिक्के चलाए थे, नंदी के आकार के सिक्के चलाए थे। और कुमारगुप्त प्रथम ने बुध, सूर्य और शिव की उपासना को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया था। देवी पूजा का प्रचलन बढ़ा था। मंदसौर अभिलेख के प्रारंभिक स्रोतों में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म फाहियान बोलते थे। फाहियान के वर्णों में जो फाहियान चीनी यात्री था, इसने जैन धर्म का कोई उल्लेख नहीं किया, परंतु ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिण भारत के कंदम और गंग राजा थे, वो जैन धर्म को क्या आश्रय प्रदान करते थे। उस समय भी प्रचलित था। बौद्ध धर्म भी था, मतलब इतना ज्यादा नहीं था, छुटपुट था, कुछ क्षेत्रों में था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के समय में था, ये बौद्ध विहार था। तो बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था, महायान शाखा का प्रचलन था। कुषाणों का तो कुछ तो प्रभाव होगा, वो बौद्ध थे तो उनका भी इस पर प्रभाव था। वास्तुकला कैसी थी, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में देखिए। कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को। वास्तुकला कैसी थी? वास्तुकला स्वर्ण काल। भाई बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। स्वर्ण काल, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, मूर्ति पूजा, मंदिरों का निर्माण। इससे पहले तो हम बिहार और चित्ते ही देखते हैं ना, लेकिन गुप्तों के समय मंदिरों का निर्माण हुआ था। मंदिर छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों से बनाए जाते थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण काल, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, मंदिरों का निर्माण किया, मुद्राओं पर भी अपने धर्म का प्रचार किया, जैसे म्यूर चिन्ह अंकित करवाकर, नंदी की प्रतिमा बनवाकर। साथ ही जो स्कंदगुप्त है उसने किसकी? म्यूर की प्रतिमा बनाई थी। कुमारगुप्त ने म्यूर की, स्कंदगुप्त ने नंदी की, समुद्रगुप्त ने गरुड़ की प्रतिमा का निर्माण किया था। ये था इनकी वास्तुकला के बारे में। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच गए हैं, वो एक बार सुन लीजिए, फिर पूरी गुप्ता डायनेस्टी हम कंप्लीट कर लेंगे। सुनिए, हमने अभी पढ़ा गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, क्योंकि इसी समय मंदिर बनने शुरू हुए, तो जो प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में देखते हैं। एक है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ झांसी में है। और किसका मंदिर है? विष्णु का मंदिर है। इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? झांसी में है। उसके बाद देखिए, एक विष्णु मंदिर एमपी में भी है, ये झांसी यूपी में है। एक एमपी में भी है। शिव का मंदिर है नागोद में। ब्राह्मण गुहा मंदिर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसके बाद है भित्री गांव का मंदिर, ईंटों से बना हुआ है। उसके बाद है भित्री मंदिर, ये स्कंदगुप्त के स्तंभ बनवाया था और विष्णु की मूर्ति भी बनवाई थी। पार्वती का मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है। एक लिखिए लक्ष्मण मंदिर। ये है शिवपुर में। एक है भित्री मंदिर, एक है भित्री गांव का मंदिर। जो ये भित्री मंदिर है, ये स्कंदगुप्त ने
बनवाया था जब वो क्या करवा रहे थे, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवा रहे थे, तो उसके पास उसने एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था, ये वही भित्री मंदिर है। और एक भीतरगांव का मंदिर है, ये ईंटों का बना हुआ है। भित्री मंदिर स्कंदगुप्त और भीतरगांव का मंदिर ईंटों का बना हुआ है। ये कहाँ है? भीतरगांव कानपुर में है। और जो भित्री मंदिर है ये गाजीपुर में है। पार्वती का मंदिर है नचना कुठार। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां। जो ये मंदिर है मैं इनके एक शॉर्ट्स के रूप में भी वीडियो बना दूंगी, इससे फिर अच्छे से याद होंगे। सुन लीजिए, मर्चकटिकम है शूद्रक का नाटक है। मर्चकटिकम क्या है? शूद्रक, एक शूद्रक लेखक है, उनका नाटक है। चरक संहिता चरक की है। कामसूत्र वात्सायन की है। पंचतंत्र, ये आपको पता होगा, पंचतंत्र की कहानियां, ये विष्णु शर्मा की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। और अमरकोश अमर सिंह ने लिखी थी। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। पंच सिद्धांतिका वारमहिर, व्रत संहिता वारमहिर। आर्यभट्ट की सुनिए, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम। नीति शास्त्र कामनद की है। रघुवंशम कालिदास की है। कुमार संभव कालिदास की है। ऋतुराज कालिदास की है। मेघदूत कालिदास की है। मालविका अग्निमित्र कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचनाएं हैं। नीति शास्त्र कामांध की है। ये मैं क्या करूंगी, ऐसे आपको नहीं याद होंगी, शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, मंदिर की भी और ये कृतियां हैं इनकी भी। इससे अलग हमने पूरी गुप्ता डायनेस्टी पढ़ ली है। हमने उनके शासन व्यवस्था के बारे में भी देख लिया, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी देख लिया, और राजनीतिक आर्थिक धार्मिक स्थिति भी देख ली हमने। स्वर्ण मुद्राएं कैसे कब थी, चांदी की मुद्राओं का प्रचलन कैसा था, मुद्राएं कैसे बनाई जाती थी, इन सब के बारे में भी पढ़ लिया। तो गुप्ता डायनेस्टी में इतना ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद दो और छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं, फिर हमारी पूरी एनिसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। पर एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ एक बार पढ़ लेने से हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो सकते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रह सकता। हमारे क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकते, इसके लिए हमें प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। तो मैं अब थोड़े दिन में पूरी एनिसेंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगी, तो अपनी हिस्ट्री को एक बार रिवाइज कीजिए, और मैं भी एक बार पूरी एनिसेंट हिस्ट्री को 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट करवाने का काम करूंगी, ताकि पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आप पढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।